हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी आरबी टेट टू जेड में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बढ़िया वीडियो लेकर के आया हूँ बहुपद के गुणनखंड। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारे पॉलिनॉमियल हैं उनके हम फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं। पॉलिनॉमियल्स का फैक्टराइजेशन करना बहुत कठिन नहीं होता है, ईजी होता है, लेकिन इसमें कुछ फैक्ट्स हैं। उन फैक्ट्स को अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत आसानी से हम इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर बहुपद का गुणनखंड करना है तो बहुपद का गुणनखंड करने से पहले आप लोग बहुपद के प्रकार को जानना कि बहुपद के प्रकार जानना बहुत जरूरी है। बहुपद के प्रकार जाने बिना आप बहुपद का गुणनखंड करने में आपको थोड़ा सा कठिनाई समझ में आएगी। उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? ये प्रॉब्लम्स आ सकती है कि यार ये वाला मेथड इसमें फॉलो करें कि ये वाला मेथड का फॉलो इसमें करें, क्या किसमें करें, ये आपको जानने पहचानने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए बहुपद के प्रकार जानना आपको बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले बहुपद के प्रकार में अगर हम बात करें तो बहुपद को पदों के हिसाब से बांटा गया है। किनके हिसाब से बांटा गया है? पदों के अनुसार इनका जो बांटा गया है। तो पदों के अनुसार ये कई भाग में बटे हैं, मतलब कि ये अनंत हो सकते हैं पदों के अनुसार। जैसे कि पदों के अनुसार हम बात करें तो एक पदी बहुपद, जैसे x, द्विपदी बहुपद जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, त्रिपदी बहुपद जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और इस तरह से ये समथिंग समथिंग इस तरह से होता चला जाता है। फिर उसके बाद घात के अनुसार बहुपदों के प्रकार। तो घात के अनुसार देखिए आपके क्या बहुपद के प्रकार हो जाते हैं, जैसे कि शून्य घाती बहुपद जैसे कि मान लीजिए आप x की घात 0 है। उसके बाद एक घाती बहुपद में आपके पास x आ जाएगा। द्विघाती बहुपद तो जैसे आपके पास हो गया, यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ द्विघाती बहुपद की तो देखिए आपके पास क्या जाएगा। तो द्विघाती बहुपद में आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 समथिंग कुछ भी। त्रिघाती बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितनी हो 3 हो, चतुर्घाती जिसमें अधिकतम घात कितनी हो 4 हो, पंचघाती जिसमें अधिकतम घात कितनी हो 5 हो। इस तरह से ये बहुपद के गुणनखंड करने के लिए आपको इतने प्रकार के जरूरत है। उसके बाद अब बहुपद को किस प्रकार किस रूप में बांटा जाता था? तो चरों के अनुसार मैं बोलूं तो जैसे एक चर वाले बहुपद अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो जितने मैंने बहुपद लिखे हैं ये सब एक चर वाले बहुपद हैं। फिर द्विचर वाले बहुपद, तीन चर वाले बहुपद, चार चर वाले बहुपद, और इस तरह से ये लिखे जा सकते हैं। तो ये सब अनंत रूपों में लिखे जा सकते हैं, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा ये जानना बहुत बेहद जरूरी हो जाता है कि सर पदों के अनुसार तो ठीक है, घात के अनुसार भी ठीक है, चरों के अनुसार भी ठीक है कि एक चर, दो चर, तीन चर हो सकते हैं। जैसे कि इसको मैं आपको दिखा दूं, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस 2i प्लस 3, x प्लस 2i प्लस 3z, इस तरह समथिंग। ये देखिए तीन चर वाला बहुपद है, ये दो चर वाला बहुपद, ये तीन चर वाला बहुपद है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो ये सब एक चर वाले बहुपद है। तो इस तरह से इनको हम लोग इनके प्रकार को देख सकते हैं। ये बहुत सिंपल सी बात हो गई, एक साधारण सी बात हो गई, एक सामान्य जानकारी हो गई। अब उसके बाद स्टूडेंट आओ बात कर लेते हैं इनके गुणनखंड की। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इनका गुणनखंड करने के लिए जो इसमें सबसे कॉमन बात है वो कॉमन ही है। इसमें जो सबसे कॉमन बात है वो कॉमन है। क्या है? कॉमन, मतलब कि आप कॉमन लेकर के अधिकतर गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड है क्या? गुणनखंड का मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या को वियोजित, गुणा के रूप में वियोजित कर देना, तोड़ देना। वो एक है उसके कई खंड कर देना गुणा के रूप में, वो गुणनखंड कहलाता है। स्टूडेंट अंकगणित में आपने बहुत सारे गुणनखंड किए होंगे। जैसे आपने 12 का किया होगा इस तरह से, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकन्नम 3। आपने देखिए 12 का गुणनखंड कर दिया, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ये इस तरह से आपने 12 का क्या कर दिया? गुणनखंड कर दिया। तो जिस प्रकार आप अंकों का गुणनखंड कर सकते हो उस प्रकार आप बहुपद का भी गुणनखंड कर सकते हो। अब अगर मैं इन अंकों को गुणा करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 12। इसी प्रकार अगर बहुपदों का आप गुणनखंड करोगे और गुणनखंड के फलस्वरूप जो आपको आंसर प्राप्त होगा, अगर आंसर को आप फिर से गुणा करोगे तो आपको वही बहुपद प्राप्त हो जाता है। तो बस स्टूडेंट बिना देर किए आइए कुछ बहुपद के उदाहरण लेते हुए उनका गुणनखंड करते हैं।
तो कई गुणनखंड बहुत सिंपल तरीके से हो जाते हैं, मतलब कि सारे गुणनखंड में आपको कॉमन ले लेकर के ही गुणनखंड करना होता है, कोई बहुत दुविधा की बात नहीं है। ये जो कॉमन मेथड है ये सबसे सरला मेथड है, मतलब कॉमन मेथड से ही आप लोग क्या करते हो तो गुणनखंड करते हो, ये बात तो एकदम सही है। अब हम अगर ध्यान दें, मान लेते हैं मैं कुछ बहुपदों के अनुसार कुछ बहुपद लेता हूँ, 1 2 3 4 5 पद लेता हूं और उसमें आप लोगों को मैं बताता हूं किस प्रकार से करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये आपके पास एक पद है, इसका गुणनखंड तो एक पद है, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 1 गुणे x, ये दो इसका गुणनखंड हो गया। अब मान लेता हूं मैं x स्क्वायर है तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा तो x गुणे x, इसका गुणनखंड हो गया। और ये 1 गुणे x गुणे x क्यूब है तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा तो x गुणे 1 गुणे x गुणे x, ये इसका गुणनखंड हो गया। ये इस तरह से, तो ये बहुत सिंपली था, इसमें कुछ नहीं करना था, आपको बस ये ध्यान देना था कि यहाँ पे ये x है, अगर x का गुणनखंड करना है तो ये किस भाग में टूट जाएगा तो 1 गुणे x के रूप में टूट जाएगा। और फिर से मैं इसका गुणा कराऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा। यहाँ पे ये x स्क्वायर है तो जरूर ये कि x और गुणे x से मिलकर बना है x स्क्वायर, तो इसको हम इन दो रूपों में तोड़ देंगे तो x स्क्वायर का गुणनखंड हो जाएगा। और इसी तरह मैंने x क्यूब का कर दिया। इस सब में क्या हुआ तो स्टूडेंट, इस सब में क्या हुआ तो ये सब पदों के अनुसार थे और कितने पदी बहुपद थे तो एक पदी बहुपद थे। कितने पदी बहुपद थे, एक पदी बहुपद थे। तो एक पदी बहुपद में सर्वप्रथम आपको क्या लेना चाहिए तो सर्वप्रथम आपको कॉमन लेना चाहिए। कॉमन तो सब में लेते हैं बट एक पदी बहुपद में आपको कुछ नहीं करना होता है, आप डायरेक्ट कॉमन लेते हैं। एक पदी अगर वो इसमें एक पद है तो आप उसमें डायरेक्ट कॉमन लेते हैं। यही सेम कंडीशन आप द्विपदी में भी करते हैं। जैसे मान लेता हूं समथिंग ये 2x स्क्वायर प्लस 2x है, इसका गुणनखंड करना है तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे 2x क्या ले लोगे कॉमन, तो अंदर बचेगा x प्लस 1, ये इसका गुणनखंड हो गया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद स्टूडेंट और देख लेते हैं द्विपदी में। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 6, तो यहाँ भी आप कॉमन मेथड से इसका गुणनखंड कर सकते हैं। 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर 2x स्क्वायर प्लस 3 बचेगा, इसका गुणनखंड हो गया। मतलब कि अगर पदों के अनुसार आपके पास एक पदी बहुपद है या द्विपदी बहुपद है तो उसमें आप डायरेक्ट कॉमन लीजिए। डायरेक्ट कॉमन लेने की व्यवस्था, उसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको कॉमन ले लेना है, उसका गुणनखंड बड़े सिंपली तरीके से कंप्लीट हो जाता है। आइए स्टूडेंट, अब मैं कुछ घात के अनुसार बात करता हूँ। सबसे पहले घात के अनुसार अगर मैं बात करना चाहूँ तो आप लोगों को एक कॉमन बात है, मैं आपको बता दूँ, उस बात को आप लोग गांठ बना करके रख लीजिएगा और ये आगे चल के आपको बहुत काम देगी। जब आप कभी समीकरण के गुणनखंड करेंगे और उसमें आपको x y z की वैल्यू निकालना होगी तो आज ये मेरी बताई गई बात आपको कल काम देने वाली है। स्टूडेंट, इसमें अगर मैं आप लोगों को देखना चाहूँ तो घात के अनुसार जैसे आप लोग देखोगे एक घाती, द्विघाती, शून्य घाती, त्रिघाती, चतुर्घाती, पंचघाती। आप लोग कितने तक का भी गुणनखंड करेंगे कि अच्छा 10वीं 12वीं तक आप पहुंच जाओ तो आप लोग त्रिघातीय तक के बहुपदों का गुणनखंड करना सीखोगे। चतुर्घाती, पंचघाती, छठघाती ये सब आप हायर क्लासेस में जाओगे, बीएससी या फिर एमएससी करोगे और मैथ लेकर के पढ़ते हो तो वहां पे आपको सीखने को मिलेगा। तो मैं अभी इतने की ही बात करता हूं। स्टूडेंट, शून्य घाती में अधिकतम पदों की संख्या कितनी होगी तो शून्य घाती में अधिकतम पदों की संख्या 1 होगी और वो कोई चर वैल्यू या फिर कुछ अंक हो सकता है। क्या हो सकता है? अंक हो सकता है। एक घाती में पदों की अधिकतम संख्या कितनी होगी तो 2 होगी। कितनी होगी? 2। जैसे मैंने लिख दिया x प्लस 1। और स्टूडेंट, अगर मैं आप लोगों को बताऊं द्विघाती में पदों की अधिकतम संख्या कितनी होगी तो द्विघाती में पदों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 3। जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। उसके बाद स्टूडेंट, अगर मैं इसकी बात करूं त्रिघाती में अधिकतम पदों की संख्या कितनी होगी तो 4 होगी। जैसे x स्क्वायर, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इस तरह से आपको ये चीज मतलब एकदम गांठ बना के रख लेना है और ये आगे चल के आपको काम देने वाला है। स्टूडेंट, ये बहुत काम देगा, ये आपको मतलब एकदम याद ही होना चाहिए। स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे कि 0 घाती में अधिकतम पदों की संख्या 1, 1 घाती में अधिकतम पदों की संख्या 2, 2 घाती में अधिकतम पदों की संख्या 3, त्रिघाती में अधिकतम पदों की संख्या 4 और हमको इन्हीं बहुपदों का गुणनखंड करना होता है। अगर मैं यहाँ पे 0 घाती और 1 घाती की बात करूँ तो जैसे मैंने प्रीवियस टाइम में आपको अभी गुणनखंड करके दिखाया है पदों के अनुसार में, तो सेम टू सेम यहाँ भी वही चीज करना है। आपको केवल और केवल कॉमन ले लेना है
और कुछ नहीं करना है। वही मैंने यहाँ पे अभी घात के अनुसार आपको बताया और उसके पहले पद के अनुसार बताया था। तो स्टूडेंट चलो मैं इसमें का एक उदाहरण आपको दे देता हूँ। तो x की घात 0 का तो छोड़िए, जैसे x की घात किसी में अगर 1 है तो हम उस बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं। जैसे 2x + 4 लिखा है, इसका गुणनखंड करना है, 2 कॉमन ले लीजिए, x + 2 हो जाएगा। आपके पास लिखा है 2y + 2x, तो यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लीजिए, y + x हो जाएगा। इस तरह से इसका आप गुणनखंड कर सकते हैं, बहुत ईजी है। और मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिख दिया 4x + 16y। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, तो यहाँ पे आप लोगों को 4 कॉमन ले लेना है, अंदर बचेगा x + 4y। इस तरह से ये आपका बहुत सिंपली है, ये कॉमन मेथड से डायरेक्ट हो रहा है। इस तरह के आपको बहुपद गुणनखंड करने को मिलेंगे। तो ये डायरेक्ट आपने कॉमन कर लिया, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना कुछ बनाना पड़ेगा, ना कुछ बिगाड़ना पड़ेगा। जिस तरह लिखा है उसमें ये देख लीजिए कि एक घाती है, कितने पद में लिखा है और इसमें से क्या चीज कॉमन बन सकता है, उस चीज को आपको कॉमन निकाल लेना है और आपका गुणनखंड हो जाएगा। अब स्टूडेंट मैं बात करने जा रहा हूं द्विघातीय बहुपदों का गुणनखंड कैसे करते हैं। तो अब मैं अगर बात करूं द्विघातीय बहुपदों का गुणनखंड स्टूडेंट, तो इसमें कुछ में डायरेक्ट कॉमन बन जाता है और कुछ जो डायरेक्ट कॉमन होता है उसको हम निकाल लेते हैं बाहर, लेकिन उसके अंदर जितना अवयव बचता है, जो भी एलिमेंट्स बचता है, उस एलिमेंट्स के साथ आपको कुछ करना पड़ता है। आपको उस एलिमेंट्स को, जैसे मैंने बताया था कि ये 2 घाती है, इसमें अधिकतम कितने पद होते हैं, 3 पद होते हैं। तो इन 3 पदों को पहले आपको 4 पद बनाना पड़ेगा। 4 पद बनाने के बाद आप द्विपद अलग कीजिए, द्विपद अलग कीजिए और उसका बढ़िया सिंपल सा एक गुणनखंड आप कर दीजिए। आइए एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं कैसे। तो स्टूडेंट इसको पहले रफ कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको 2 घातीय बताता हूं। स्टूडेंट इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और इसका गुणनखंड बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो स्टूडेंट मैं द्विघातीय बहुपद का एक यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ और उसको आप ध्यान से थोड़ा सा देखिए। जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिख दिया x² + 4x और ये मैंने लिख दिया +4, क्या लिख दिया +4। ये एक मैंने आपको बहुपद दिया। अब मैं आपको ध्यान दूं तो ये कितने पदी बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है। कितने घातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है। इस बहुपद की सबसे बड़ी घात 2, इस बहुपद की कुल घात 2, इस बहुपद की घातों का योग 2। इस बहुपद में कितने चर हैं, तो 1 चर वाला बहुपद है। इस तरह की चीज स्टूडेंट आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें अधिकतम पदों की संख्या अगर देखें तो 1, 2, 3। अगर स्टूडेंट इसमें डायरेक्टली कुछ कॉमन मिलता तो मैं पहले कॉमन कर लेता और कॉमन करके यहाँ के एलिमेंट्स को कुछ छोटा करने का प्रयास करता, जिससे कि मुझे 4 पद बनाने में इजी रहता और मैं उसको 4 पद बना लेता। और जैसे ही 4 पद बन जाएगा डायरेक्टली कॉमन लेकर के हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो मतलब अगर मैं इसमें बात करूँ तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड की कोई व्यवस्था नहीं है। डायरेक्ट मेथड की व्यवस्था जो थोड़ा बहुत है तो उसको हम ले लेते, लेकिन फिर भी गुणनखंड करने के लिए हमको इसको कुछ करना पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है, तो 3 पद को 4 पद बनाना पड़ता है। ये रटने वाली बात है। 3 पद को कितने पद बनाना पड़ेगा स्टूडेंट, तो 3 पद को 4 पद बनाना पड़ता है। ये जैसे हो गया आपका, तो 4 पद। अब इसको मुझे 4 पद बनाना है, लेकिन क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन एक है कैसे 4 पद हम बनाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आपके पास 1 पद, 2 पद और ये 3 पद हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं तो ये किस तरह का बहुपद बन रहा है, तो ये कुछ इस प्रकार का बन रहा है, ax² + bx + c। इस प्रकार का ये बहुपद बन रहा है। अब ये 3 पद है, इसको हमें 4 पद बनाना है। तो स्टूडेंट के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमको यह करना पड़ता है कि c का a में गुणा करते हैं। तो c का a में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ac। और फिर b वाले को 2 भाग में बांटना है और 2 भाग में बांट करके अगर हम उसको जोड़े, मान लो जैसे मैंने b को 2 भाग में बांट दिया, एक b1 + b2। अगर b1 b2 को जोड़ूं तो b आए, लेकिन अगर मैं b1 और प्लस b2 का गुणा करूं तब क्या मिलना चाहिए, ac मिलना चाहिए। और अगर ऐसा हो जाता है तो मैं इसे बीच वाले को 2 भाग में बांट दूंगा, जिससे 2 भाग इसका बनेगा, 1 भाग ये और 1 भाग ये, तो 2 2 4 भाग यहाँ पे स्टूडेंट बन जाता है। और कुछ आप थोड़ा सा अगर ग्रामीण भाषा में इस बात को समझना चाहे तो देखिए, ग्रामीण भाषा में इसे आप क्या समझ सकते हैं।
तो यहाँ पे अगर मैं इसका थोड़ा हिंदी में नाम लेना चाहूँ तो यहाँ पे क्या है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, या प्रथम पद, मध्य पद, अंतिम पद। अंतिम पद का प्रथम पद में गुणा करते हैं, सबसे लास्ट वाले का फर्स्ट वाले में गुणा करते हैं, तीसरे नंबर वाले को पहला वाले में गुणा करते हैं और उसका जो गुणनफल आता है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए तीसरा वाला ये है और पहला ये है। एक्स स्क्वायर के पहले गुणांक क्या है, 1 है, 4 का नाम 4। यहाँ पे जो पहला तीसरा का गुणनफल आया स्टूडेंट क्या आया, 4 आया। मतलब बीच वाले को हमें ऐसा बांटना है कि जोड़ने पे 4 आए, गुणा करने पे 4 आए। तो देखिए स्टूडेंट अगर मैं बीच वाले को बांट दूं तो यहाँ पे मैं बीच वाले को मतलब 4x को मैं बांट सकता हूँ 2x + 2x में, 2 दूनी 4, 2 2 4, गुणा करने पे भी ये आ रहा है 4 और जोड़ने पे भी ये आ रहा है 4। तो मतलब जितनी शर्तें इसको पूरा करनी थी वो शर्त इसने पूरा कर दी। द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय बहुपद को 4 पद में बनाने के क्या शर्त हैं, तो 4 पद में बनाने की ये शर्त है कि बीच वाले को ऐसे 2 भाग में बांटो कि जोड़ने पे वो बीच वाला खुद ही मिल जाए और गुणा करने पे पहला और तीसरा का जो गुणनफल आया है उसका गुणनफल मिलना चाहिए, तब आप उसे 4 पद बना सकते हैं। तो स्टूडेंट आइए देखिए मैं अब इसको 4 पद बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका x² + 2x + 2x + 4। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ x कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x + 2 और यहाँ देखो द्विपद ये अलग कर दिया, द्विपद ये अलग कर दिया, तो यहाँ के द्विपद का ये कॉमन ले लिया, अब यहाँ द्विपद में कॉमन ले लूंगा तो +2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपका x + 2। अब ध्यान दीजिए तो x + 2 फिर से कॉमन है, x + 2 फिर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा तो ये x बचेगा और ये +2 बचेगा। इसका मतलब एक कोष्टक में x + 2 ये वाला और एक कोष्टक में x + 2 ये वाला, या इसी को और मैं लिख सकता हूँ x + 2 का होल स्क्वायर। तो ये लिखिए क्योंकि आप गुणनखंड कर रहे हैं तो ये लिखना ज़्यादा सही है। देखिए मैंने इस बहुपद का गुणनखंड बड़ी शालीनता के साथ कर दिया और इसका ये आंसर आ गया है। आगे स्टूडेंट मैं आप लोगों को और कुछ बताऊंगा, 1-2 ठो मैं आपको और देता हूं। देखिए इसका आप लोग गुणनखंड कैसे करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल मैं और कर लेता हूं, एक एग्जांपल मैं और आपको करके बताता हूं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट x² + 5x + 6 लिखा है, इस बहुपद का हमें गुणनखंड करना है। इसमें क्या करेंगे, पहला और तीसरा का गुणा कराएंगे तो पहला तीसरा का गुणनफल आएगा 6 का नाम 6। बीच वाले को ऐसा 2 भाग में बांटना है कि गुणा करने पे आए 6 और जोड़ने पे आए 5। गुणा करने पे क्या आए 6 और जोड़ने पे क्या आए बच्चों 5 आए। तो देखिए अगर मैं 5 को बांटना चाहूँ तो 5 को मैं अगर इस तरह बांट दूँ 2, 3 में, तो देखिए स्टूडेंट अगर मैं 2 + 3 करूंगा तो 3, 2, 5 बीच वाला मिल रहा है, और अगर मैं 2 × 3 कर दूं तो 3, 2, 6 पहला और तीसरा का गुणनफल मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ शर्त पूरी हो रही है। तो मैं 5x को 2x + 3x में बांट दूं, ये 4 पद बन जाएगा और मैं इसका बड़ी शालीनता के साथ गुणनखंड कर सकता हूँ। x² + 3x + 2x + 6। अब आप ये कहिएगा कि सर 2x इधर लिख दे 3x इधर लिख दे, कोई दिक्कत? तो अगर ये दोनों चीज प्लस में है अवयव, दोनों एलिमेंट्स प्लस में है तो आप लिख सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए अब 4 पद, पहले कितना था 1, 2, 3, अब कितना हो गया 1, 2, 3, 4 पद कैसे हुए, बीच वाले को बांटा। बीच वाले को क्यों बांटा, क्योंकि शर्त अनुसार पहला तीसरा का क्या आना चाहिए गुणनफल 3, 2, 6 आ रहा है, बीच वाला जोड़ने पे आना चाहिए 3, 2, 5 आ रहा है, शर्त पूरी हो गई, 4 पद में हो गया। अब ये 2 पद का इधर कॉमन, 2 पद का इधर कॉमन ले लेते हैं और हमारा गुणनखंड स्टूडेंट हो जाता है। देखिए यहाँ अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो यहाँ x बचेगा, +3x में ये 3 बचेगा, और यहाँ से अगर मैं +2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा x, 2 × 6 + 3 बचेगा, x + 3 फिर कॉमन है तो x + 3 फिर कॉमन ले लिया, और अंदर अब बचेगा x + 2 तो ये बचा x + 2, ये इसका गुणनखंड हो गया। कितना इजी गुणनखंड है, कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि जब द्विघातीय बहुपद आ जाएगा तो द्विघातीय बहुपद में अधिकतम पदों की संख्या 3, उन पदों के साथ कैसे गुणनखंड करेंगे। अगर कुछ एलिमेंट्स डायरेक्ट कॉमन बनते हैं तो पहले उनको निकाल लीजिए, फिर अंदर जो बचा 3 पद है उसको 4 पद में बांट दीजिए। 4 पद में कैसे बांटेंगे, तो पहला तीसरा का गुणा कराइए, पहला तीसरा का गुणा कराइए, जो गुणनफल आए उस हिसाब से बीच वाले को बांटिए कि गुणा
गुणा कराने पे बीच वाले के दोनों भाग गुणनफल 6 ही दें और उनको जोड़ने पे बीच वाला आए, तो ये इस प्रकार से आपका ये 4 पद आप अब इसको बना सकते हो कि x² + 3x + 2x + 6। अब ये 4 पद हो गया तो द्विपद का अलग कॉमन, द्विपद का अलग कॉमन, यहाँ ये मैंने कॉमन लिया, यहाँ ये मैंने कॉमन लिया, फिर x + 3 कॉमन था ये लिया, x + 2 ये यहाँ हो गया, ये इसका गुणनखंड हो गया। अब आगे देखिए स्टूडेंट, एक उदाहरण और देता हूँ, इसके बाद वीडियो करते हैं एंड। और ध्यान दीजिएगा इस वाले को कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ आ गया 2x² + 8x, 2x² + 8x + 12। अब ये इसको आपको स्टूडेंट करना है 2x², तो यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, देखिए ये आपका 8x है, तो इसे मैं आपको कर देता हूँ 10x, क्या कर देता हूँ इसे 10x, तो और इजी हो जाता है, मतलब कि आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो देखिए इधर पहला तीसरा गुणा कराइए, 12 दूना 24, 12 दूना 24, बीच वाले को ऐसा बांटो कि गुणा करने पे क्या है 24 और जोड़ने पे क्या है 10। तो अगर मैं 10x को बांट दूं 6 और 4 में तो काम मेरा बन जाएगा 6 4 10, 6 चौको 24 बन गया। चलिए अब इसको लिख लेते हैं 2x² + 6x + 4x + 12, ये 4 पद हो गया, द्विपद का अलग गुणनखंड, द्विपद का अलग कॉमन, द्विपद का अलग कॉमन, द्विपद का अलग कॉमन। यहाँ कितना कॉमन है, तो इसमें x, इसमें x, इसमें 2, इसमें 2, 2x कॉमन है, 2x कॉमन लेंगे पूरा निकल गया, बचा क्या x + 6x से x निकल गया, बचा 6, 2 निकल जाएगा, 2 3 6, बचा कितना 3, प्लस यहाँ क्या कॉमन है गुरुवार 4, तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ 12 में से 4 निकल गया, 4 3 12, 3 बचा, x + 3 फिर कॉमन है, तो ये x + 3 एक कोष्टक में ले लो, और 2x + 4 यहाँ ये फिर लिख दो। थोड़ा सा ध्यान देने बात है, यहाँ फिर कुछ कॉमन बन रहा है, देखो डायरेक्टली यहाँ पे 2 कॉमन था, अगर मैं 2 डायरेक्ट कॉमन ले लेता तो x² + 5x + 6 बचता, डायरेक्ट 2 कॉमन था, यहीं पे मैंने नहीं ध्यान दिया, आपको ध्यान देना चाहिए था, बट नीचे हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x + 3 अगर मैं फिर यहाँ 2 कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा x + 2, और इसे मैं लिख सकता हूँ 2 एक कोष्टक में, x + 3 एक कोष्टक में, और x + 2 एक कोष्टक में, ये आपका गुणनखंड हो गया। इस तरह से हम बहुत इजी वे में फैक्टराइजेशन कर सकते हैं कि इसका पॉलिनॉमियल का बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, बहुत इजी होता है। तो ये वीडियो आपके लिए था, इंटरेस्टेड वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें स्टूडेंट, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो बस आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, जय हिंद स्टूडेंट।